हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपाचे एयरफ्लो के बारे में। तो इस वीडियो में केवल और केवल हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसी नोट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपाचे एयरफ्लो है क्या? तो जैसा कि आप अगर एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हैं और आप मशीन लर्निंग ऑपरेशन में जाना चाहते हैं या फिर एक आप डाटा इंजीनियर हैं और आपको कुछ एक रिपीटेड टास्क डेली परफॉर्म करने पड़ते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, और उस पूरे प्रोजेक्ट में वही सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। तो हर बार अगर हम वही काम मैनुअली जाके करेंगे, हमको बार बार लैपटॉप को ओपन करना पड़ेगा और वही मैनुअली स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो उसी चीज़ को आसान बनाता है अपाचे एयरफ्लो। इट बेसिकली मीन्स कि अगर आप इसको बता देंगे कि आपको ये स्टेप्स डेली परफॉर्म करने हैं या फिर मंथली परफॉर्म करने हैं, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन इस अपाचे एयरफ्लो में फीड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको बता देते हैं कि आपको बेसिकली कौन-सा काम चाहिए और उस काम के जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है वो क्या-क्या हैं, तो ये उसको अपने शेड्यूल इंटरवल या शेड्यूल टाइम के हिसाब से फॉलो करने लग जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, ये बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि एक तरह की मशीन है जिसमें आपको एक बार इंस्ट्रक्शंस फीड कर देनी है और आपको ये बता देना है कि कौन से पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये वर्क फ्लो चाहिए और कितनी बार इसको रिपीट करना है और कब तक करते जाना है। अगर ये आप ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको बता देंगे, तो इन दैट केस ये आपको सारा का सारा काम करके दे सकता है बिना मैन्युअली इंटरवेंशन के। ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपाचे एयरफ्लो एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है और ये क्या करता है, वर्क फ्लोज़ को क्रिएट करने का काम आता है। ठीक है? वर्क फ्लोज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं, उनको हम शेड्यूल कर सकते हैं, उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। वर्कफ्लो का सिंपली मीन है कि आप एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद उसको शेड्यूल कर देते हैं कि आपको वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कब फॉलो करवाने हैं, और इसको आप मॉनिटर भी कर सकते हैं बेसिकली अपाचे एयरफ्लो की यूजर इंटरफेस से। ठीक है? तो पर्पस जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को ऑटोमेट करना है, आपको नहीं चाहिए कि आपको बार बार वही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़े, तो इस केस में आप अपाचे एयरफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल, इसको मतलब इससे समझना थोड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि एक मैनुअल वॉशिंग मशीन होती है, उसमें क्या होता है कि आपको हर एक स्टेप को मैनुअली करना पड़ता है। आपको पहले कपड़े लाने पड़ेंगे, उसके बाद पाइप से कनेक्ट करके आपको उस मशीन में पानी भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसमें डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसमें कपड़े एक बार वॉशर के अंदर धोने पड़ेंगे 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर जो धुल जाएँगे, उसके बाद उसको फिर ड्रायर के अंदर डालना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा और यही प्रोसेस को आपको डेली रिपीट करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक तरह से मैनुअल है, जहाँ पे आपको खुद से ये सारा का सारा काम करना पड़ रहा है। और इस पूरे वर्क फ्लो में जो स्पेसिफिक टास्क हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही होने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि सबसे पहले आपको कपड़े ही छाँटने पड़ेंगे, उसके बाद आपको मशीन में पानी भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसमें डिटर्जेंट ही डालना पड़ेगा। तो ये जो पूरे वर्क फ्लो में जो टास्क हैं वो ऑलरेडी अपनी पोज़ीशन पे सेट हैं। और यही सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी कौन सॉल्व कर पाता है? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। उसमें आपको एक बार उसको बस प्रोग्राम करना पड़ता है और प्रोग्राम करने के बाद वो क्या करता है, ये सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को ऑटोमेटिकली फॉलो करता है और आपको उसमें मैन्युअली इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जो एक मैनुअल इंटरवेंशन है और एक ऑटोमेटिक इंटरवेंशन है, यही फ़र्क होता है। अपाचे एयरफ्लो हमारे इसी चीज़ में हेल्प करता है कि वो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को बेसिकली यहाँ पे जो वर्कफ्लो होगा वो एक पर्टिकुलर पाइथन प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाह रहे हैं और उस केस में आपको पता है कि आपको इस पर्टिकुलर एपीआई से या इस पर्टिकुलर जगह से वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है और उसमें आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीन इम्प्यूटेशन लगाना है या फिर आपको उसको डाटा एन्कोडिंग करनी है। तो वो सीक्वेंस स्टेप आपको पता है ऑलरेडी। तो क्यों ना आप उसको एक बार लिख लो और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एग्ज़ीक्यूट होता जाए हर दिन और आपको उसमें मैन्युअली इंटरवीन ना करना पड़े। तो यही काम हमारे अपाचे एयरफ्लो कर पाता है।
बेसिकली जो एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन करती है, वही काम यहाँ पे अपाचे एयरफ्लो करता है। सारे के सारे मैनुअल स्टेप्स को ये ऑटोमेटिकली फ्लो कर पाता है। मेरे ख़्याल से मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में जंप करते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ एयर फ्लो। तो आप अगर देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स है उनका नेम है डैग, जिसको हम डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ भी बोलते हैं। उसके बाद है टास्क, ऑपरेटर्स, शेड्यूलर, एग्जीक्यूटर, मेटा डाटा डाटाबेस, वेब इंटरफेस एंड प्लगइन्स। हम इनके बारे में एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं वर्क फ्लो के ऊपर, क्योंकि क्योंकि मैंने आपको बहुत बार वर्क फ्लो बोल गया है। तो वर्कफ्लो है क्या? बेसिकली वर्कफ्लो कुछ नहीं, एक सीक्वेंस ऑफ टास्क है जो हम चाहते हैं कि इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमको सबसे पहले मान लेते हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले क्या हो, जो भी डाटा हो वो डाउनलोड हो, उसके बाद उसको क्लीन किया जाए, उसके बाद ही उसको एनालाइज़ किया जाए। तो आपको पता है कि ये जो पूरा वर्कफ्लो है इसमें पहला स्टेप इस आपने इसको दिया है, दूसरा स्टेप आपने क्लीनिंग को दिया और तीसरा स्टेप आपने एनालाइज़िंग को दिया है। तो इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ही एक आप वर्क फ्लो बोल सकते हैं, ठीक है? अब इसमें एक और चीज़ है कि डिपेंडेंसीज़ भी होती हैं। डिपेंडेंसीज़ का मतलब क्या होता है कि जो क्लीनिंग वाला स्टेप है, ये जो आपका सेकंड वाला स्टेप है, ये आपके पहले वाले स्टेप पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका डाटा डाउनलोड ही नहीं हुआ है, तो क्लीन क्या ही होगा? तो इस केस में जो हमारी एक पर्टिकुलर टास्क होता है, वो किसी अपने ऊपर वाले टास्क पे क्या होता है डिपेंडेंट होता है, ठीक है? तो इस पूरे ही प्रोसेस को वर्कफ्लो बोला जाता है और ये जो अलग-अलग यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड है, इन हर एक अलग-अलग स्टेप को एक टास्क बोला जाता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टास्क बी स्टार्ट्स ओनली आफ्टर टास्क ए इज़ फिनिश्ड। इसका मतलब क्या है कि टास्क बी डिपेंड करता है टास्क ए पे, जब तक हमारा टास्क ए खत्म नहीं होगा तो टास्क बी स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे सबसे पहले हमको क्या करना है, डाटा को फेच करना है, उसके बाद क्लीन करना है, उसके बाद उसको लोड करना है एक डाटाबेस में, उसके बाद उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो ये पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं एक वर्क फ्लो है और हर एक कंपोनेंट इसका एक टास्क है। तो मेरे ख्याल से आपको वर्क फ्लो समझ में आया होगा। फिर आ जाते हैं डैग। सबसे पहला कंपोनेंट हमने वहाँ पढ़ा था डैग। डैग का नाम क्या है? डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली बहुत सिंपल वर्ड्स में जो आपने यहाँ वर्क फ्लो पढ़ा है, ये देखो जो वर्क फ्लो पढ़ा ना उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये डैग। ठीक है? वर्क फ्लो बेसिकली वो काम है और उस काम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ से। ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा। इसी ग्राफ को डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक वर्क फ्लो है। यहाँ से यहाँ तक आपको काम करना है जिसके अंदर क्या है हमारे पास स्टेप्स हैं। स्टार्ट, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड एंड। तो ये बेसिकली पूरे के पूरे इसके स्टेप्स हैं और इस पूरे स्टेप्स को मिला के हमको मिल जाता है एक वर्क फ्लो और इस वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए ही इस टर्म का इस्तेमाल होता है जिसको हम डैग बोलते हैं। और इस वर्क फ्लो के अंदर जैसे कि मैंने बताया था हर एक स्टेप को एक टास्क बोला जाता है। ठीक है? तो डैग क्या है? डैग एक बस स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है एक वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर क्या होती है हमारे बहुत सारे टास्क होते हैं जो कि अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। जैसा कि लास्ट स्लाइड में भी हमने समझा था कि जो टास्क 1 है ना और जो टास्क 2 है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है क्योंकि जब तक टास्क 1 नहीं होगा तब तक टास्क 2 भी नहीं हो सकता है। ठीक है? तो टास्क डोंट लूप बैक टू प्रीवियस टास्क मीनिंग नो साइकिल्स आर अलाउड इन दिस ग्राफ। ठीक है? इसका क्या मतलब समझ में आया हमें? कि जो टास्क होते हैं ना ये वापस पीछे की तरफ नहीं जा सकते। इसीलिए इसका नाम असाइक्लिक रखा गया है। क्योंकि साइक्लिक मतलब तो आपको पता होगा मेरे ख्याल से कि साइक्लिक मतलब जो रिपीट हो गया वापस हो जाए। बट इसमें क्या होता है कि टास्क 2 से टास्क 3 तो जा सकता है, बट टास्क 3 से टास्क 2 नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि इसमें बैक ट्रैकिंग को अलाउ नहीं किया जाता है। इसीलिए ही इसको बोला जाता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ जिसमें हमेशा सारे टास्क का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में इसको फॉलो करना होता है, उसको वापस नहीं आना होता। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको वर्क फ्लो समझ में आया होगा और डैग समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार ये दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से हमारा डैग दिखता है। ठीक है? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने एक कोड लिखा है पाइथन का कोड और इस पाइथन के कोड को हम यहाँ पे एक बार बेसिकली जब आप पूरा का पूरा अपाचे फ्लोर एयर फ्लो सीख जाएँगे तो उसके बाद आपको इस तरह का कुछ दिखेगा और आप अगर यहाँ डैग में जाएँगे तो यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, तो ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास डैग। ये दोनों के दोनों डैग मैंने ही टाइप किए, ठीक है? और इसके बाद आप ग्राफ में जाएँगे ना, तो आपको दिख जाएगा ये।
सबसे पहला जो टास्क है उसमें क्या नाम है उसका, ग्रीट टास्क, और दूसरा वाला टास्क है ऐड टास्क। तो ये दोनों टास्क मैंने ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप अगर इसमें देखेंगे तो ये रहा हमारा ग्रीट टास्क, ये जो पहला वाला फंक्शन है ये ग्रीट वाला है, और दूसरा वाला फंक्शन है ऐड टास्क वाला। ठीक है, मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो बेसिकली यही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक डैग बोला जाता है, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है, और इस पूरे ही प्रोजेक्ट को एक वर्क फ्लो बोला जा सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से को समझ में आया होगा कि एक डैग क्या होता है, ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलो, एक मिनट। हम्म, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं? ठीक है, ये हमारा एक कंपोनेंट था अपाचे एयरफ्लो का। तो बेसिकली जो भी आप टास्क लिखते हैं पाइथन में, उस पाइथन के टास्क को आप, मतलब सॉरी, जो भी आप टास्क लिखते हैं उस टास्क को ना एक ऑपरेटर असाइन करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर टास्क किस टॉपिक के रिलेटेड है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, अगर मान लेते हैं आपने एक फंक्शन लिखा जो फंक्शन है पाइथन से रिलेटेड, तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये पाइथन से रिलेटेड है, और उस पाइथन के लिए आपको एक ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम होगा पाइथन ऑपरेटर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, हर एक टास्क को जो भी आप टाइप करेंगे लिखेंगे उसको आपको एक ऑपरेटर असाइन करना पड़ेगा, और वो ऑपरेटर उस पर्टिकुलर फंक्शन या उस पर्टिकुलर कोड से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ तो आपको शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में आएगा। ये रहा। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे, ये माई सेल्फ प्रिंट माई नेम इज मृत्युंजय मिश्रा, एंड यहाँ पे मैथ सम्स, ये दोनों के दोनों फंक्शन मैंने पाइथन में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को अपाचे एयरफ्लो को बताना पड़ेगा कि ये दोनों ही फंक्शन एक पाइथन के फंक्शन है, और इसी के लिए मैंने पाइथन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पाइथन ऑपरेटर को बता रखा है कि जो मैंने माई सेल्फ वाला फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये रहा माई सेल्फ वाला फंक्शन, ये एक पाइथन फंक्शन है। और यहाँ पे जो मैंने दूसरा वाला फंक्शन लिखा है ना, मैथ्स वाला फंक्शन, ये रहा मैथ्स वाला फंक्शन, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी क्या है, एक एक पाइथन वाला फंक्शन है। तो आपको स्पेसिफिकली हर एक फंक्शन को, हर एक टास्क को एक ऑपरेटर असाइन करना पड़ता है, और वो ऑपरेटर उससे रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं एक सीक्वल का कोड लिख देता, यहाँ पे सीक्वल से रिलेटेड पोस्ट सीक्वल होता है या माई सीक्वल वाला कोड लिख देता, तो उस केस में मैं यहाँ पे पाइथन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करता, मैं सीक्वल्स के ऑपरेटर का इस्तेमाल करता। तो ऐसे ही हमारे अपाचे एयरफ्लो में अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, और हर एक ऑपरेटर का एक फंक्शन होता है, और वो मतलब हर एक टास्क को दिया जाता है ताकि उस टास्क को पता चल सके कि किस पर्टिकुलर ऑपरेटर से ये रिलेटेड है। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रखा है, ठीक है, कि हर बार जो ईच ईच हर कोई एक मतलब, सॉरी, हर टास्क जो होता है ना डैग में, उसको एक हमको ऑपरेटर देना पड़ता है जो कि डिफाइन करता है कि उस टास्क को क्या काम करना है। ठीक है, इट्स इट स्पेसिफाई द एक्शन ऑफ टास्क विल परफॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पाइथन का कोड रन करना है तो आपको पाइथन के ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अगर एसक्यूएल की क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो आपको एसक्यूएल के ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, पाइथन का ऑपरेटर हो गया, ये पोस्ट और सीक्वल का ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो हमने अब तक 3 टॉपिक समझ लिए। वर्क फ्लो क्या होता है? वर्क फ्लो बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो पर्टिकुलर अपाचे एयरफ्लो क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसे को हम वर्क फ्लो बोले जाते हैं। और उस वर्क फ्लो को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसको हम डैग बोलते हैं। और क्योंकि वो जो वर्क फ्लो में टास्क होते हैं वो वापस पीछे की तरफ नहीं आ सकते, इसलिए उनको असाइक्लिक ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, ऑपरेटर भी हमने समझ लिए कि हर एक टास्क को एक ऑपरेटर देना पड़ता है ताकि उस टास्क को पता चल पाए ये किस पर्टिकुलर चीज का कोड है। ठीक है, उसके बाद आगे शेड्यूलर। अब जो भी आपने टास्क लिखे हैं ना, जो भी आपने टास्क लिखे हैं, हर एक टास्क को आप एक टाइम असाइन करते हैं। बेसिकली हर एक डैग को आप एक टाइम असाइन करने करते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से ही उसको एग्जीक्यूट करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं एक टास्क लिखूं, या बेसिकली अभी मैं एक डैग लिखूं, ठीक है, और उस डैग को लिखने के बाद मैं चाहता हूं कि वो एक वीक बाद एग्जीक्यूट हो, तो मेरे को उसमें एक टाइम को ना इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे ना, ये जो मैंने डैग का कोड लिखा है ना, इसके अंदर मैंने कहीं ना कहीं टाइम दिखा होगा कि मेरे को कब चाहता हूँ मैं इसको, कब ये एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, ये रहा स्टार्ट डेट। तो मैंने यहाँ पे एक स्टार्ट डेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा जो अपाचे एयरफ्लो होगा ना, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यूजर चाहता है ना कि इस पर्टिकुलर कोड को ना इस डेट को शेड्यूल किया जाए। ठीक है,
इस पर्टिकुलर डेट को। तो ये काम किसका है? ये शेड्यूलर का काम है कि शेड्यूलर पूरे कोड में से वो टाइम पीरियड को निकालता है और देखता है कि किस पर्टिकुलर दिन पे इस पर्टिकुलर टास्क को क्या करना है, उसको मतलब फॉलो करना है, ठीक है? तो जो शेड्यूलर होता है वो डिसाइड करता है कि किस टास्क को कब स्टार्ट करना है, उसके हिसाब से, उसके शेड्यूल इंटरवल के हिसाब से। ये सारे के सारे डैक्स को देखता रहता है और डिटरमाइन करता रहता है कि कौन से टास्क को रन करना है। अब सारे के सारे डैग कौन से हैं? तो सारे के सारे डैग बेसिकली यहाँ आपको दिख जाएंगे। यहाँ फिलहाल मैंने 2 ही टैग को बनाया है, ठीक है? आप चाहे तो उसमें बहुत सारे डैग बना सकते हैं। अब आप मान लेते हैं कि आपने 50 डैग बनाए और हर एक डैग को आपने एक टाइम दिया हुआ है, किसी को आज का, किसी को कल का। तो उन सारे ही डैक्स को एग्जीक्यूट करने का काम, कि ये इसी वक्त एग्जीक्यूट हों, जो इनको टाइम असाइन किया गया है, तो उसको ध्यान रखने का काम हमारा होता है किसका? शेड्यूलर का। ये जो हमने शेड्यूल के बारे में पढ़ा था, शेड्यूल ही उन सारे डैक की टाइमिंग को फिक्स करता है बेसिकली, ठीक है? तो ensure that the tasks are executed in the correct order by checking the dependency defined as the in the DAX, ठीक है? और रीशेड्यूल भी करता है। अगर मान लेते हैं एक जो हमारा टास्क है वो फेल हो गया किसी एक पर्टिकुलर पर्पस की तरफ से, तो उनको रीशेड्यूल करना है, तो ये काम भी शेड्यूलर का ही है। और रीशेड्यूल करना है या नहीं करना वो आपको डिफाइन करना पड़ता है कोड के अंदर, ठीक है? अब आता है एग्जीक्यूटर। तो बेसिकली हम जब शेड्यूलर के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो मैं आपको बता रहा था कि शेड्यूलर का काम होता है कि हर एक डैग को उसके टाइम पीरियड के हिसाब से क्या करना, सॉरी, हर एक टास्क को उसके टाइम पीरियड के हिसाब से क्या करना, एग्जीक्यूट करना। तो वो खुद एग्जीक्यूट नहीं करता, वो एग्जीक्यूटर को बोलता है कि भाई इस पर्टिकुलर डैग का या इस पर्टिकुलर टास्क का टाइम आ चुका है, इसको एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, आप मेरे ख्याल समझ पा रहे होंगे कि शेड्यूलर का काम होता है मॉनिटर करना। ठीक है, मॉनिटर करना मतलब वो देख-रेख करता है केवल। और वो देख-रेख करते हुए ना, जैसे ही किसी का टाइम आता है ना, उस पर्टिकुलर टास्क को दे देता है किसको? एग्जीक्यूटर को। एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटर का है। ठीक है? तो द एग्जीक्यूटर इन द अपाचे एयरफ्लो इज द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिंग द टास्क। यही पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है अपाचे एयरफ्लो का, जो कि क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है किसी भी एक टास्क को, मतलब इसको फॉलो करता है। पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटर का काम होता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को क्या अलाउ करे? रिसोर्सेस अलाउ करे, जैसे सीपीयू, मेमोरी, जो भी इस पर्टिकुलर टास्क को मतलब सक्सेसफुली रन करने के लिए चाहिए। ठीक है? तो ये काम किसका होता है? एग्जीक्यूटर का होता है। ठीक है? अगला आ जाता है मेटा डाटा डाटाबेस। तो अब ये जो भी हम काम कर रहे हैं, बेसिकली जो वर्क फ्लो के अंदर जो अलग-अलग टास्क हैं, उनको मतलब हम रन कर रहे हैं। रन करने के बाद क्या होगा कि या तो वो रन हो जाएँगे सक्सेसफुली, या फिर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या उनके अंदर कोई फेलियर आ जाएगा। मतलब बहुत सारे अलग-अलग तरीके के रिएक्शन आ सकते हैं, मतलब अपाचे एयरफ्लो की तरफ से। तो उन सारे ही इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम किसका होगा? मेटा डाटा डाटाबेस का। बेसिकली आप बोल सकते हैं ये अपाचे एयरफ्लो की डायरी होती है, जिसके अंदर सारे के सारे लॉग्स लिखे जाते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर डैग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है? ये जो पर्टिकुलर डैग है, ये कब एग्जीक्यूट होना है, ये एग्जीक्यूट होते हुए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, कितनी बार इस पर्टिकुलर टास्क को रीट्राई करना पड़ा एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है? कितनी बार इसने फेलियर दे दिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होती है? मेटा डाटा डाटाबेस के अंदर। तो मेटा डाटा डाटाबेस क्या है? क्रिटिकल कंपोनेंट है किसका? अपाचे एयरफ्लो का। इसके अंदर हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, हर एक डैग के बारे में, हर एक टास्क के बारे में, ठीक है? उनके एग्जीक्यूशन स्टेट के बारे में, ठीक है? तो डिटेल्स अबाउट की मतलब उनके शेड्यूल डिपेंडेंसी, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है? ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो इसी हिसाब से मेरे ख्याल से मैं आपको एक बार सारे कंपोनेंट्स को रिवाइज़ करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने वर्क फ्लो को समझा था, यहाँ पे वर्क फ्लो नहीं लिखा पड़ा, ठीक है? सबसे पहले हमने किसको समझा था? वर्क फ्लो को। तो वर्क फ्लो पूरे के पूरे एक टास्क को बोला जाता है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। वर्क फ्लो पूरे के पूरे एक प्रोजेक्ट को बोला जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे मतलब स्टेप्स को अचीव करना होता है। पहला स्टेप हो गया, मान लो डाटा को क्या करना, ग्रैब करना या डाउनलोड करना या एपीआई के थ्रू रिसीव करना किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से। हम उसका डाटा को रिसीव करने के बाद हमको उसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है? तो क्लीनिंग एक सेकंड स्टेप हो गया। तो फर्स्ट कौन सा स्टेप हो गया? डाटा को डाउनलोड करना। सेकंड हो गया क्लीनिंग का। थर्ड हो गया मान लेते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का। फोर्थ हो गया मान लेते हैं एक पर्टिकुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे उसको अप्लाई करने का। फिफ्थ हो गया उसकी क्या कहते हैं, मान लेते हैं उसके जो रिजल्ट है उसको देखने का। तो ये बहुत सारे क्या है, स्टेप्स हैं। इन इस सारे स्टेप्स को अगर हम एक ही नाम दे दें तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एक वर्क फ्लो है। बेसिकली क्या है? एक वर्क फ्लो। अब उस वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट करने का
जो तरीका होता है किसके थ्रू होता है? डैक्स के थ्रू, और इसका नाम क्या होता है? डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। और असाइक्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हर एक टास्क होता है पूरे वर्क फ्लो में, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, और हमेशा जो नीचे वाला टास्क होता है वो अपने से ऊपर वाले पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल टास्क 3 हमेशा डिपेंडेंट होगा टास्क 2 पे, तो जब तक टास्क 2 नहीं हो पाएगा तब तक टास्क 3 भी नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो इसीलिए जो टास्क का जो ऑर्डर रहेगा ना वो हमेशा क्या रहेगा? 2 से 3 रहेगा, वो 3 से 2 नहीं जा सकता, इसलिए इसको असाइक्लिक बोला जाता है। उसके बाद टास्क के बारे में पढ़ लिया कि जो वर्क फ्लो के अंदर अलग-अलग स्टेप्स होते हैं उनको हम टास्क बोलते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि हर एक टास्क को हमको एक ऑपरेटर असाइन करना पड़ता है। वो ऑपरेटर बेसिकली अपाचे एयरफ्लो को बता देता है कि ये पर्टिकुलर जो टास्क है किस टॉपिक से रिलेटेड है, इसके अंदर किस चीज़ का कोड लिखा गया है। उसके बाद हमने शेड्यूलर के बारे में भी पढ़ा था कि शेड्यूलर का काम होता है कि सारे के सारे टास्क को या सारे के सारे डैक्स को पर्टिकुलरली मॉनिटर करते रहना, सबका टाइम देखते रहना, किनको कब शेड्यूल करना है या रीशेड्यूल करना है, ये सारा काम कौन देखता है? शेड्यूलर देखता है। और वो उनको देखने के बाद किसको दे देता है? कि एग्ज़ीक्यूटर को दे देता है कि भैया इस पर्टिकुलर टास्क का टाइम आ चुका है, इसको एग्ज़ीक्यूट कर दे, इसको ले जा अपने साथ, ठीक है? तो शेड्यूलर और एग्ज़ीक्यूटर एक साथ काम करते हैं। शेड्यूलर का काम होता है मॉनिटर करना, और मॉनिटर ये किसके थ्रू करवाता है? एग्ज़ीक्यूटर के थ्रू। एग्ज़ीक्यूटर का काम होता है टास्क को रन करना, ठीक है? उसके बाद जो भी एक हमारा टास्क रन हो रहा है, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कि कितनी बार ये सक्सेसफुली रन हो गया, कितनी बार ये फेल हो गया, क्या इसमें प्रॉब्लम आई, और इसका शेड्यूल टाइम क्या था, शेड्यूल ड्यूरेशन क्या था, ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मेटाडाटा डाटाबेस के अंदर रहती है। और मतलब बेसिकली ये लॉग एक डायरी की तरह होता है, ठीक है? उसके बाद आ गया वेब इंटरफेस। तो वेब इंटरफेस मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। जो हमने देखा इसी को हम वेब इंटरफेस बोलते हैं, जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने डैग्स हैं, कितने डैक्स को रन किया जा रहा है, क्या चीज़ फेल हुई है, ठीक है? इनको कब मैंने रन किया, इनकी क्लस्टर एक्टिविटी क्या है, ये इसी को वेब इंटरफ़ेस बोला जाता है, ठीक? उसके बाद आ गया प्लगइन्स। तो प्लगइन्स के बारे में मैंने आपको मतलब एक स्लाइड में नहीं बताया, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, क्योंकि जो हमारा अपाचे एयरफ्लो है ना, उसकी जो मतलब फंक्शनिंग है वो बहुत ही वास्ट है। ठीक है? बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो हम इस पूरे अपाचे एयरफ्लो में ना बहुत सारे एडिशनल टूल्स को अटैच कर सकते हैं, जिससे हम इसकी फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इसमें से कोई एपीआई को रन करना है, तो आप इसमें एपीआई का प्लगइन डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर क्लाउड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे हम इसकी फंक्शनैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उन सारे टूल्स को प्लगइन्स बोला जाता है, ठीक? तो ये हमने समझ लिया अब तक का काम। अब फीचर्स क्या है अपाचे एयरफ्लो के? तो सबसे पहली चीज़ है स्केलेबिलिटी। इसके अंदर हम कितने भी बड़ा वर्क फ्लो बना सकते हैं। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि कोई हमका प्रोजेक्ट है ना, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमको 100 अलग-अलग स्टेप्स को अचीव करना है, तो वो 100 स्टेप्स को हमको एक बार लिख देने की ज़रूरत है, और उसके बाद अपाचे एयरफ्लो उसको अपने आप ही हैंडल कर पाएगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है डायनामिक, कि हम पूरे के पूरे वर्क फ्लो में ना कहीं पे भी कोई भी चीज़ को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं-नहीं ये वाला टास्क है ना, ये वाला टास्क अभी नहीं चाहिए, इसको मेरे को बाद में रन करना है, या इस वाले टास्क में मेरे को ये पर्टिकुलर लाइन को चेंज करना है, तो इसमें हम कभी भी जाके कोई भी चेंज कर सकते हैं, और वो चेंजेस उसी वक़्त रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको डायनामिक भी बोला जाता है। अगला आ गया एक्सटेंसिबिलिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया ऑलरेडी अपाचे फ्लो की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा हम इसमें बहुत सारे प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें डाटाबेस को ऐड कर सकते हैं, क्लाउड सर्विस को, एपीआई को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? लास्ट हो गया मॉनिटरिंग, क्योंकि ये हमें एक वेब इंटरफेस दे देता है। वेब इंटरफेस मैंने आपको दिखा चुका था। इस वेब इंटरफेस के थ्रू मैं अपाचे एयरफ्लो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से ये वर्क फ्लो के इंडिविजुअल टास्क को मैनेज कर रहा है, उसको रन कर रहा है, उसको मैं ईज़िली देख सकता हूँ। उसको मैं कहीं से भी मतलब उसके कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, तो उसको मैं पढ़ के बता सकता हूँ कि कहाँ मैं इसको कैसे ठीक करूँ। तो ये सारी वजह से ही अपाचे एयरफ्लो का जो यूज़ केस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? अगले आ जाते हैं टास्क की लाइफ साइकिल के बारे में। अब टास्क की लाइफ साइकिल है क्या? तो मेरे ख्याल से आपको टास्क पता होगा कि कोई भी वर्क फ्लो के अंदर जो एक स्टेप होता है, उसी को एक टास्क बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि अभी एक टास्क है कि मेरे को किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से डाटा को स्क्रैप करना है। अब मेरे ख्याल से आपको वेब स्क्रैपिंग आती होगी, कि मान लेते हैं कि मुझे फ्लिपकार्ट वेबसाइट से ना आईफ़ोन के प्राइस को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने अपने वर्क फ्लो में सबसे पहला टास्क यही लिखा। ठीक है? मैंने एक वर्कफ़्लो डिफ़ाइन किया है, जिसमें से मैं क्या करूँगा कि फ्लिपकार्ट में से आईफ़ोन के प्राइसेज़ को एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो अब ये जो मेरा पर्टिकुलर अ
स्टेप है, इसको एक टास्क बोला जाएगा। अब वो जो टास्क है, उसके अंदर क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? तो उसको ये कलर्स बताते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं। मैं आपको वेबसाइट में दिखा देता हूँ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। कि जैसे मैं अगर फर्स्ट टैग में जाऊँ, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टैग के अंदर क्या है, ये बहुत सारे बॉक्स के अंदर बहुत अलग-अलग नाम लिखे पड़े हैं, ठीक है? और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कलर दिख रहा है, ये डार्क ग्रीन दिख रहा है, और अगर डार्क ग्रीन को आप मैच करना चाहेंगे, तो आपको जाएगा ये कहाँ पे? ये रहा सक्सेस, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर डैग है ना, ये सक्सेसफुली रन कर गया था। अब आप बोलेंगे ये कैसे रन कर गया था? तो क्योंकि मैं पहले इसको मैंने चला दिया था। अगर मैं आपको फिर से चला के दिखाऊँ, तो मैं इसको यहाँ पे से ऑन कर देता हूँ इस डैग को, और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी चल चुका है, तो इसको मेरे को ट्रिगर करना पड़ेगा। हाँ, देखो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको ट्रिगर किया, तो यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इसमें लाइट ग्रीन कलर आया। लाइट ग्रीन कलर किसके लिए? रनिंग के लिए, मतलब ये पर्टिकुलर जो डैग है अभी रन हो रहा है। उसके बाद ये डार्क ग्रीन बन गया। डार्क ग्रीन का मतलब है कि अब ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इनिशियली इसका कलर अलग था, अब इसका कलर अलग है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे कलर आ सकते थे। जैसे इसके अंदर फील्ड का कलर आ सकता था। फील्ड का कलर मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर डैग में या इस पर्टिकुलर टास्क में कोई एरर है, किसी कोड से रिलेटेड कोई एरर है, तो उस केस में मेरे को ये फेलियर का निशान दिखा देता। ठीक है? तो ऐसे ही हर एक टास्क को एक कलर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि करंटली ये जो पर्टिकुलर टास्क है कहाँ पर है। मतलब ये पूरे वर्क फ्लो में किस पर्टिकुलर स्टेप पे है, क्या ये चल रहा है, या ये कंप्लीट हो चुका है, या ये फेल हो चुका है, या ये स्किप हो चुका है, या फिर इसको रीशेड्यूल के लिए डाल दिया गया है। तो इन सारे ही स्टेप्स को एक अलग-अलग कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? तो जैसा कि आपको मैं इसमें एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कि अप फॉर रीट्राई का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर पर्टिकुलर कोई एक टास्क है, ठीक है? वो फेल हो चुका है, उसको फिर से रीट्राई किया जा रहा है, तो उसमें येलो कलर का कलर आ जाएगा उस पर्टिकुलर बॉक्स में। अब बॉक्स मतलब ये वाला बॉक्स। यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है ये वाला, ये ग्रीन कलर का बॉक्स, इसमें कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? वैसे ही जो सेकंड वाला है अपस्ट्रीम फेल का कलर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑरेंजिश कलर आ जाता है। अपस्ट्रीम फेल का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पूरे वर्क फ्लो में 2 टास्क थे, टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 में ही प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? तो जैसे ही टास्क 1 में प्रॉब्लम आ गई ना, तो टास्क 2 ऑटोमैटिकली नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो टास्क 2 था वो किस पे डिपेंडेंट था? वो टास्क 1 पे। तो अब यहाँ पे टास्क 2 को वो डाटा नहीं मिल पाया जो कि टास्क 1 ने उसको देना था, ठीक है? तो इस केस में क्या हुआ है कि उसको अपस्ट्रीम फेल दिखाएगा वो कि भैया टास्क 1 तो फेल है, लेकिन टास्क 2 के लिए क्या बोलेगा वो? बोलेगा अपस्ट्रीम फेल, कि मेरे को जो डाटा चाहिए था वो मेरे को मिला ही नहीं। तो इस केस को अपस्ट्रीम फेल बोलते हैं, ठीक है? अगला आता है नो स्टेटस। नो स्टेटस का कलर आपको व्हाइट दिख रहा होगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर डैग को ना हमने रन किया है, बस बना के रख दिया है, मतलब जैसे मैंने रखा हुआ है, तो उस केस में इसको नो स्टेटस बोला जाता है। अगला आता है डेफर्ड। तो डेफर्ड का बेसिकली मतलब होता है कि ना, अगर किसी एक टास्क को ना कोई पोकिंग चाहिए, पोकिंग मतलब बेसिकली उसको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, ठीक है? तब तक वो क्या कहते हैं, रन नहीं होने वाला, तो उसको ये ब्लूइश सा कलर मिल जाता है। अब ब्लूइश है कि वायलेट है, आप देख लेना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक टास्क लिखा है ना, उस टास्क को मैंने एक कंडीशन दी हुई है कि ये टास्क तभी रन होना चाहिए जब ये पर्टिकुलर फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, या एक पर्टिकुलर फ़ाइल उसको एपीआई के थ्रू मिल जाएगी। तो इन दैट केस ना, वो जो टास्क है ना, उस चीज़ का वेट करने वाला है। तो उस केस में इसको इस तरह का कलर मिल जाता है, ठीक है? रेड कलर का मतलब फ़ेल्ड का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर पर्टिकुलर डैग के अंदर कोई प्रॉब्लम है या टास्क के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में वो रन नहीं होगा, उसको फेल की कैटेगरी में दे दिया जाएगा। अगला आ गया डार्क ग्रीन है, ठीक है? डार्क ग्रीन में यहाँ पे क्यूड लिखा पड़ा है। क्यूड मतलब जैसा कि मेरे ख्याल से डार्क ग्रीन नहीं है, कोई और सा ही कलर है। क्यूड का मतलब होता है बेसिकली कि ये जो पर्टिकुलर टास्क है, ये लाइन पे खड़ा हुआ है और अब इसकी बारी नहीं आई है, बारी आ जाएगी धीरे-धीरे। अगला आ गया रिमूव्ड। रिमूव्ड का मतलब ये होता है कि ये जो टास्क है ना, इसको एग्ज़ीक्यूशन से, मतलब जो हमारा पर्टिकुलर वर्क फ्लो होता है ना, उस वर्क फ्लो से निकाल दिया गया है। अब ऐसा कब होता है? ये तब होता है जब आप ना, आपने एक वर्क फ्लो लिखा हुआ है और आपको आपने उसको रन करा हुआ है। लेकिन जब आप उसको रन कर रहे हैं ना, तो रन करते टाइम ना आप वापस वर्क फ्लो में आए और उसके कोडिंग में ना कुछ चेंजेस कर दिए। जो टास्क 2 था ना, मान लेते हैं जो टास्क 2 था ना, उसको आपने चेंज करके ना कुछ और टास्क 3 बना दिया। तो अब जो मेरा प्रेज़ेंट डैग है, वो उस टास्क 2 को ढूँढेगा। अब क्योंकि टास्क 2 तो मिलेगा ही नहीं, उसको तो आपने चेंज कर दिया है। तो उस केस में ना उस टास्क 2 को ऑटोमैटिकली रिमूव कर देता है, ताकि जो पर्टिकुलर वर्क फ्लो है ना, वो एरर ना दे। तो मेरे ख्याल से अब मैं आपको समझा पाया होऊँगा कि रिमूव का मतलब क्या होता है। रिमूव का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर किसी वर्क फ्लो के अंदर कोई भी आप चेंज कर दे रहे हैं व्हाइल रनिंग द डैग, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि वो वर्क मतलब वो अपाचे एयरफ्लो बेसिकली उस टास्क को ऑटोमैटिकली रिमूव कर देगा और वर्क फ्लो को तब भी वो रन करेगा, एरर नहीं देगा। ठीक है?
अगला आता है रीस्टार्टिंग। रीस्टार्टिंग का मतलब आप समझ पाएँगे कि किसी डेक को फिर से रीस्टार्ट करना। रनिंग मैंने आपको अभी दिखाया था लाइट ग्रीन कलर का, जब भी कोई टास्क रन हो रहा होता है, तो उसको रनिंग में दिखा देता है। शेड्यूल मतलब कि अभी ये रन नहीं हुआ है, इसको शेड्यूल कर दिया गया है। शटडाउन मतलब कि टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है या फिर टास्क हमारा कंप्लीट फेल हो गया, उसको क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया कि स्किप, कि ये जो पर्टिकुलर टास्क है इसको स्किप कर दिया गया है। अब स्किप कब होता है? जब मान लेते हैं ना आपकी एक ही टास्क से है ना 2 अलग-अलग टास्क की ब्रांचिंग निकल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टास्क ए डिफाइन किया और उसके अंडर आपने 2 टास्क डिफाइन किए, टास्क बी और टास्क सी, और उसमें एक कंडीशन लगा दी आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंडीशन लगाई कि अगर जो एक्स है वो 0 से कम है, तो टास्क ए करना, अगर एक्स 0 से ज़्यादा है तो टास्क बी करना। अब इस केस में एक्स या तो 0 से कम होगा या 0 से ज़्यादा होगा, तो उस केस में एक टास्क को तो स्किप करना ही है। चाहे वो बी हो या वो सी हो। तो इसी को स्क्रिप्ट बोला जाता है कि टास्क ए तो परफॉर्म होगा, लेकिन उसके बाद दोनों में से एक ही टास्क परफॉर्म होगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। ठीक है? तो उसको स्क्रिप्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अगला आ गया सक्सेस। अगर कोई एक टास्क सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो उसको सक्सेस बोल देते हैं। अब फॉर रीशेड्यूल का मतलब होता है कि अगर वो फेल हो चुका है और आपने एक अपने पर्टिकुलर कोड में ये लिखा हुआ है कि अगर ये फेल हो जाए इसको फिर से रीशेड्यूल करना है, तो उस केस में उसको इस तरह का कलर दे दिया जाएगा। ठीक है? तो ये हो गई टास्क की लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा ये समझना है कि सबसे पहले होता क्या है। कोई भी आप टास्क लिखते हैं ना, सबसे पहले उसको कोई भी स्टेटस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी शेड्यूलर वेट कर रहा है कि इसका टाइम कब आएगा। जैसे ही उस टास्क पे जो लिखा हुआ टाइम आपको मतलब शेड्यूलर को मिल जाता है, टाइम मतलब बेसिकली यहाँ पे आपने कोड में लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, तो शेड्यूलर को पता है कि इसको इस डेट को एग्जीक्यूट करना है, इस पर्टिकुलर टास्क को। तो वैसे ही ना शेड्यूलर क्या करेगा, देखता रहेगा, डैग्स को देखता रहेगा। जितने भी डैग्स आपने लिखे होंगे, सारे के सारे डैग्स को ये कंटिन्यूअसली देखता रहेगा और ये वेट करेगा कि कब इस पर्टिकुलर डैग का टाइम आ रहा है। जैसे ही उस पर्टिकुलर डैग का या सॉरी उस पर्टिकुलर टास्क का टाइम आएगा, उस पर्टिकुलर टास्क को वो क्या कर देगा, शेड्यूल कर देगा। अब शेड्यूल करने के बाद क्या हो सकता है, या तो वो सक्सेसफुली उसको दे देगा किसको, एग्जीक्यूटर को, और बोलेगा भैया कि इस पर्टिकुलर टास्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है? लेकिन अगर आपने उस टास्क को चेंज कर दिया है, ठीक है, कोड के अंदर जाके उसने उस टास्क का नाम ही आपने चेंज कर दिया है, तो वो टास्क को वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिमूव कर देगा कि ये टास्क तो अब पूरे वर्क फ्लो में प्रेजेंट ही नहीं है, तो एरर नहीं देना, उसको रिमूव कर देना है। ठीक है? तो रिमूव कर देगा। स्क्रिप्ट में आपको अभी समझाया था कि अगर आपने जो टास्क है ना वो एक कंडीशन बेस पे डाल रखा है कि अगर ये कंडीशन हो तो ही इसको करना, नहीं तो दूसरे वाले टास्क को करना। तो उस केस में वो जो पर्टिकुलर टास्क है ना उसको स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है? तो जो शेड्यूल टास्क है वो या तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट कब होगा, जब मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? सब बढ़िया है। रिमूव कब कर दिया जाता है, जब उस टास्क को आपने चेंज कर दिया है उसी दौरान, कोड के दौरान। और स्किप तब होता है जब वो कंडीशन मैच नहीं करी जिस कंडीशन के अंदर उसको मतलब उसको अलाउ करना था, रन करने के लिए अलाउ करना था। अपस्ट्रीम फेल का मतलब भी आपको समझा चुका था कि वो टास्क रन तो होना चाहता है क्योंकि उसका टाइम तो आ गया है, लेकिन उसको वो डाटा ही नहीं मिला जो उससे ऊपर वाले टास्क को उसको देना चाहिए था। ठीक है? जैसे कि टास्क ए को टास्क बी को एक डाटा देना था, पर क्योंकि टास्क ए ने वो डाटा टास्क बी को दिया ही नहीं, तो टास्क बी बोल देगा अपस्ट्रीम फेल्ड। ठीक है? तो अगर ये तीनों केस होते हैं, रिमूव्ड वाला, स्किप्ड वाला या अपस्ट्रीम फेल वाला, तो उस केस में तो हमारा जो टास्क है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है? और वहीं पे पूरा वर्क फ्लो खत्म हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जीक्यूटर के पास चले गया, तो एग्जीक्यूटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टास्क को मेमोरी अलॉट कर देगा और वो रन होने लग जाएगा। मतलब अपनी लाइन में खड़ा हो जाएगा सबसे पहले, क्यूड हो जाएगा उसकी लाइन, उसके बाद उसको उस टास्क को वर्कर लेके जाएगा और वर्कर इसको क्या करेगा, रन कर देगा उस पर्टिकुलर टास्क को। अब जब वो रन होगा तो 3 चीज़ हो सकती हैं। या तो वो टास्क क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, मेरा टास्क तो सक्सेसफुल हो गया था। या फिर वो टास्क फेल हो जाएगा किसी एक प्रॉब्लम के वजह से, और जब वो फेल हो जाएगा तो फिर कंडीशन वो चेक करेगा कि आपने उसको रीशेड्यूल के लिए डाला है कि नहीं डाला है। अगर आपने उसको रीशेड्यूल के लिए डाला है तो फिर रीशेड्यूल होने के लिए वो चले जाएगा। लेकिन अगर आपने रीशेड्यूल नहीं डाला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने रीशेड्यूल डाला होता ना इस टास्क को, तो ये वापस जाता ऊपर, यहाँ से जाता, फिर से ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती, ठीक है? लेकिन आपने अगर रीशेड्यूल के लिए डाला ही नहीं है, तो वो फेल होने के बाद क्या करेगा? शट डाउन कर देगा या फिर उसी वक़्त रीट्राई करेगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे काम हो सकते हैं और यही एक पर्टिकुलर फ्लो होता है किसी भी क्या कहते हैं टास्क को रन करने का, ठीक है? अब ये हमने एयर फ्लो का आर्किटेक्चर बना रखा है, ये आप हैं। यहाँ पे हम हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत सारी डैग्स को लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? डैग्स फ़ोल्डर के अंदर लिखते हैं। अब डैग्स फ़ोल्डर क्या होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। फिलहाल के आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डैग के नाम से फ़ोल्डर है और इसके अंदर मैंने 2 डैग्स को लिखा पड़ा है। बेसिकली 3 डैग को दिखाया पड़ा है। माय फर्स्ट डैग, माय सेकंड डैग, माय थर्ड डैग। तो इस डैग फ़ोल्डर के अंदर आपको बहुत सारे डैग लिखने पड़ते हैं। डैग का मतलब है आपको वर्क फ्लो लिखना पड़ता है। अपने जो प्रोजेक्ट है उसके हर एक टास्क को आपने लिखना पड़ता है, उसको एक ऑपरेटर देना पड़ता है। ठीक है?
तो इसी को डैग फ़ोल्डर बोला जाता है। तो हम एक यूज़र मतलब हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मतलब जो भी हमें ठीक है, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमने डैग्स लिखने हैं किसके अंदर, डैग फ़ोल्डर के अंदर। वो डैग फ़ोल्डर को कौन मॉनिटर करेगा? शेड्यूलर। क्योंकि शेड्यूलर का काम है कि हर एक डैग के टाइम को देखना है कि किस टाइम पे उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। और जैसे ही उसका टाइम आ जाएगा, उसको किसको दे देगा? वो एग्ज़ीक्यूटर को। वो एग्ज़ीक्यूटर क्या कर देगा? उसको रन करेगा। किसके हेल्प से थ्रू? वर्कर के थ्रू। वर्कर उसको रन करेंगे, ठीक है? और शेड्यूलर जैसे उसको रन करेगा, एग्ज़ीक्यूटर देगा, शेड्यूलर मेटा डाटाबेस को भी बता देगा कि मैंने उस पर्टिकुलर टास्क को एग्ज़ीक्यूटर को दे दिया है। अब उस एग्ज़ीक्यूटर से ये इन्फॉर्मेशन ले दो कि वो जो पर्टिकुलर टास्क है वो सक्सेस हुआ, तो भी वो मेटा डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा, वो फेल हुआ तो भी इसमें स्टोर हो जाएगा। बेसिकली इसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कहाँ से? इससे भी मिलती रहेगी और इससे भी मिलती रहेगी। तो ये अपनी डायरी में सारी चीज़ें नोट करता रहेगा और इस डाटाबेस से हम इंटरैक्ट कर पाएँगे। बेसिकली हम भी देख पाएँगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसके थ्रू? वेब सर्वर के थ्रू। वेब सर्वर रन करेगा किसमें? वेब यूआई में, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 1 मिनट ये हमारा वेब सर्वर है और ये हमारा वेब यूआई है। तो इसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली यहाँ तो प्रॉब्लम आ ही नहीं रही, तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम दिखाएगा नहीं। यहाँ ये बोल देगा कि भैया जो आपका जो टास्क है वो सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है? तो मेटा डाटाबेस क्या करता है वेब सर्वर को दे देता है वो इन्फॉर्मेशन और वेब सर्वर के थ्रू हमें मिल जाती है। तो ये बेसिकली आर्किटेक्चर होता है एक अपाचे एयरफ्लो का, ठीक है? उसके बाद यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है और इसी के थ्रू हमने पूरा का पूरा अपाचे एयरफ्लो का वर्कफ्लो भी समझ लिया, इसके कंपोनेंट भी समझ लिए, कैसे ये काम करता है ये भी समझ लिया, क्यों ये ज़रूरी है ये भी आप समझ लिया। नेक्स्ट वीडियोज़ से मैं आपको इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताऊँगा कि कैसे हम इसमें कोड को रन कर सकते हैं, कैसे हम वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं, अलग-अलग टास्क को बना सकते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर देंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आपको जो भी हेल्प चाहिए मुझे बताएँ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।